हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज जो हम सीटेट सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आए हैं। तो आज की प्रैक्टिस सेट में हम जो है 30 बाई 30 क्वेश्चन करेंगे सीटेट सीडीपी के। और यहाँ पर जो आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत कार जो है लिंग स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जब लिंग स्कीमा सिद्धांत की बात आती है तो जब लिंग स्कीमा स्कीमा की बात जो है सबसे पहले तो जो जेन पियाजे ने की थी, ठीक है। दूसरी बात, कैरोल गिलिगन ने उसकी जो है आलोचना भी की थी उस सिद्धांत की। तो लिंग स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है, नेगेटिव पूछा है हमसे। तो कैरोल गिलिगन है उससे संबंधित, ठीक है। और हेलवर्सन भी हैं उससे संबंधित, और सैंड्रा बैम भी संबंधित है। लिंग स्कीमा सिद्धांत जो है इनसे संबंधित है। लेकिन स्कीमा सिद्धांत जो है वो सिगमंड फ्रायड से संबंधित नहीं है। सिगमंड फ्रायड ने जो है मनोसामाजिक गत्यात्मक विकास का जो है सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यम आयु वर्ग के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है। तो यहाँ पे हमसे सही वाले पूछा है। तो पहली पढ़ते हैं हम कि 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाह्य मेमोरी सहायता का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बाल्यावस्था में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो वो बाहर की मेमोरी मतलब सोशल मेमोरी का एक तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अगला सेकंड, अधिकांश बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक समूहीकरण नहीं करते हैं। नहीं करते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं वो कोई सी भी एज हो, बच्चे रहते हैं बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, तो उनमें समूह की भावना ज़्यादा पाई जाती है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 4 साल का बच्चा अनायास अचेतन सचेतन दोहराव करता है। अनायास ही, तो इसमें जो है सचेतन तो दोहराएगा, सचेतन दोहराव करता है बल्कि। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट और जो थर्ड यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उन परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे बात की है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे पूछी गई है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित कौन करता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं को, देखिए पियाजे का जो दृष्टिकोण है वो नहीं हो सकता। पहली बात तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पियाजे ने जो संज्ञानात्मक भावनाओं का जो सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, ठीक है। तो यहाँ पे साइकोमेट्रिक संज्ञानात्मक जो क्षमताएं होती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण अप्रोच हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में उस घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां बच्चे व्याकरणिक नियमों का अतिसामान्यीकरण करते हैं, जैसे कि वेंट के बजाय गोएड कहना। तो इसका अर्थ हो गया ओवर एक्सटेंशन अति विस्तार, ओवर जनरलाइजेशन अति सामान्यीकरण, अंडर एक्सटेंशन अल्प विस्तार, और सीमेंटिक डेवलपमेंट अर्थ विकास। तो यहाँ पे बात की गई जिस घटना, भाषा के जो संदर्भ है उसमें उस घटना का वर्णन करना है जहाँ बच्चे क्या करें, व्याकरणीय नियमों को अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे वेंट के बजाय गो एड कहना। जैसे वेंट को अंग्रेजी में वेंट कहते हैं, वेंट का मतलब गया, तो ऐसे गोएड कह रहे हैं। तो गोएड कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जनरलाइजेशन, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, नियमों का सामान्यीकरण अति सामान्यीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवर जनरलाइजेशन हो जाएगा, अति सामान्यीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर सामाजिक
अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है। तो देखिए, जो पहला पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें तो जो है नैतिकता नहीं पाई जाती बच्चे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समाज की बारे में और व्यक्तिगत आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है। तो पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज में तो बच्चे में नैतिकता नहीं पाई जाती, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पारंपरिक स्तर, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो बच्चा है वो कानून के आधार पर या फिर जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के आधार पर जो नैतिकता दर्शाता है, तो यहाँ भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा हमसे सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधारों के आधार पर निर्णय लेता है। तो उत्तर परंपरागत स्तर में जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है, उसमें जो बच्चा है समाज के आधार पर और व्यक्तिगत अधिकारों के लिए जो है नैतिक निर्णय लेता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपको जो मैंने पहले जो है टॉपिक की क्लासेस दे दी हैं, तो आप वहाँ से जो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेना, टॉपिक वाइज क्लास डली हुई है। तो मैं यहाँ पर इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि कम समय में आप अधिक क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन छठा, देखिए, कौन सा शब्द किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण? एम्पैथी, सिंपैथी, अल्ट्रिज्म और ईगोसेंट्रिज्म। देखिए, पहली बात करते हैं हम ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रितवाद, जिसमें बच्चा क्या सोचता है कि वह जो कुछ कर रहा है वो सही है। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म की बात नहीं की गई है, अहम केंद्रितवाद की बात नहीं की गई है, ठीक है। दूसरी बात है परोपकारिता। देखिए, यहाँ पे जो बच्चे के लिए है वो परोपकारिता नहीं दिखाई गई है कि बच्चे के लिए हम उपकार करें, ये करो यो करो, बच्चे के लिए हित के लिए करो, तो परोपकारिता भी नहीं दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है। अगला है समानुभूति और सहानुभूति में अंतर समझिए। देखिए, बच्चे के प्रति हमें एम्पैथी दिखानी है। बच्चे को हमें मतलब किसी भी प्रॉब्लम में है बच्चा, तो उसको जो है डायरेक्शन देनी चाहिए कि इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। ये नहीं कि बच्चे से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप जाके सीधे ही उसके प्रति सहानुभूति दिखा करके बच्चे से कह दें कि लाओ मुझे दो, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। ऐसा नहीं करना है। तो सहानुभूति नहीं दिखानी है, मतलब बच्चे की प्रॉब्लम को अपने टीचर को सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। बल्कि टीचर को जो है स्टूडेंट को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए डायरेक्शन देनी चाहिए, उसके लिए जो है स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए, ठीक है। तो समानुभूति दिखानी चाहिए, एम्पैथी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकासात्मक प्रक्रिया आमतौर पर शैशवावस्था में सबसे पहले होता है? डेवलपमेंट माइलस्टोन टाइपिकली ऑक्यूर्स फर्स्ट इन इन्फेंसी स्टेज में कौन सा जो विकास का कार्य है वो सबसे पहले होता है? जैसे कि स्वतंत्र रूप से चलना, रेंगना, बलबलाना और वस्तुओं को पकड़ना। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ से हम करेंगे कि इन्फेंसी स्टेज की कौन सी स्टेज है, अवस्था, इन्फेंसी स्टेज का कौन सा लक्षण है। तो बलबलाना इसमें जो है इन्फेंसी स्टेज का लक्षण है, शैशवावस्था का। वस्तुओं को पकड़ना, स्वतंत्र रूप से चलना और रेंगना, ये सभी जो शैशवावस्था के लक्षण हैं। लेकिन सबसे पहला कौन सा होगा? देखिए, बच्चा जब जो शैशवावस्था होती है वो कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष की होती है। तो करीब 1 साल के बाद में बच्चा जो है वो लगभग जो है चलना सीखता है स्वतंत्र रूप से। तो पहले तो हो ही नहीं सकता, तो सबसे पहले नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है रेंगना। रेंगना भी बच्चा नहीं सीखता, उससे रेंगना जब मतलब कि घुटनों के बल जो चलता है बच्चा, वो कब से कब जो है 7-8 महीने के बाद में जो बच्चा रेंगना चलना सीखता है, घुटनों के बल चलना सीखता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, सबसे पहले नहीं होता, ठीक है। बलबलाना, आपने देखा होगा बलबलाना जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो रोना सीख जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि जन्मजात प्रवृत्ति है। और उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बलबलाने लग जाता है, जैसे बा, दा, माँ, का, ऐसे एक एक वर्ड को सीखता है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? बलबलाना।
बबलिंग स्टेज जो है सबसे पहले आती है। ठीक है, वस्तुओं को पकड़ना बाद में सीखता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेव वायगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा शब्द उन कार्यों की श्रृंखला का वर्णन करता है जिन्हें एक शिक्षार्थी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। अब देखिए, आपने को जब मैंने लेव वायगोत्स्की का जो सिद्धांत पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से होता है। एक जेड का जो क्षेत्र होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अधिक व्यक्ति, और एक ये है। अब इसमें क्या है, बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, इस गोले के अंदर है। बच्चा क्या करता है कि उसकी जब योग्यता है वो इस गोले के अंदर तक की सीमित है, वो इतना ही समझ पाता है, इतनी नॉलेज उसके पास है। लेकिन अगर उसे कोई अधिक जानकार मतलब अधिक नॉलेज रखने वाला कोई व्यक्ति उसे मिल जाए तो उसकी योग्यता कहाँ तक पहुँच जाएगी, इस बाहर वाली सीमा तक उसकी योग्यता पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस अंदर वाले गोले के और बाहर वाले गोले के बीच के जो डिफरेंस है, इसको हम जो कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब कि उसका जो वास्तविक विकास है और सहायता के बाद में जो विकास है उसके बीच के अंतर को हम ZPD कहते हैं। और यहाँ पर लेव वायगोत्स्की ने हमसे यही पूछा है कि इस अंतर को हम क्या कहेंगे, तो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग किसी व्यक्ति की सहायता करना हो जाएगा, तो वो यहाँ पर बात नहीं की गई कि सहायता देनी है, बल्कि यहाँ पे हमसे जो है इन दोनों स्तरों के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के किस चरण में योग्यता और उपलब्धि की भावना विकसित करने की चुनौती शामिल है? अब देखिए, पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। मतलब कि बच्चे में क्या होता है, धीरे धीरे खुद का विश्वास आता है। कैसे आता है कि वो खुद के कार्य खुद करने लग जाते हैं, जैसे शर्ट के बटन लगाना, जूतों के फीते बांधना। ठीक है, तो बच्चे में फिर हम क्या करेंगे, कई बार से लड़ देते हैं, तुझसे ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें विश्वास आया लेकिन अविश्वास जाग गया, किसके प्रति, माता पिता की वजह से। क्यों, क्योंकि वो उस काम को कर सकता था फिर भी नहीं कर पाया, मना कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वास की बात कर गई है, उपलब्धि योग्यता की बात इसमें नहीं की गई है। ठीक है, अगला है पहल बनाम अवरोध बोध, अपराध बोध। अब मतलब बच्चा क्या करेगा, कोई भी पहल पहल करेगा, उछल कूद करेगा, जैसे खुद से कपड़े पहनेगा, तो उसको क्या माना जाएगा कि अपराध कर दिया तूने, तो इस तरीके से थोड़े पहनते कपड़े, जबकि उसमें ऐसा करने की इच्छा है। तो यहाँ पर भी उपलब्धि और योग्यता की बात नहीं की गई इसमें। ठीक है, तीसरा है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरियोरिटी, उद्योग बनाम हीनता। तो इस उद्योग बनाम हीनता में बच्चे में कितनी योग्यता है और कितनी उपलब्धि है, उसकी भावना को विकसित करने की जो चुनौती है वो इसमें है, शामिल है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी बनाम निराशा। देखिए, बच्चे में जब ईमानदारी जागती है कि मैंने आज जो है ये काम किया, ईमानदारी की मैंने आज जो 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तो जब ईमानदारी जागती है बच्चे की तो हम उसे डांट देते हैं। तो डांटने की वजह से उसमें क्या आ जाती है कि मैंने एक तो ईमानदारी दिखाई फिर भी मुझे ही डांट पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है निराशा बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रचनावादी शिक्षण रणनीति का उदाहरण है? कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग का उदाहरण कौन सा है? तथ्यों को रटकर याद करना। देखिए, जब भी जो है रोट लर्निंग की बात की जाए तो उसको गलत कर देना है। ठीक है, बच्चों को रोट लर्निंग मेमोराइज नहीं कराना है। ठीक है, व्यावहारिक प्रयोगों में भाग लेना और खोज के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करना, ये जो है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग का उदाहरण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा प्रयोग करेगा, खुद से नई चीज़ों की खोज करेगा और उनके फिर कॉन्सेप्ट बनाएगा खुद ही। तो ये वो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
व्याख्यान सुनना नहीं, नोट्स लेना नहीं, बहुविकल्पी परीक्षण पूरा करना नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक संदर्भ में मचान का क्या मतलब है? मचान मतलब स्कैफोल्डिंग की यहाँ पर बात की गई है। अब स्कैफोल्डिंग क्या होती है? देखिए, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, बच्चे को गाइडेंस करेंगे, उसको मार्गदर्शन करेंगे, और बच्चा क्या करेगा फिर उस गाइडेंस के थ्रू जो अपनी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल ले। तो मतलब कि बच्चे को एक तरीके से जो है सहायता करना, हेल्प करना, टेम्परेरी हेल्प, परमानेंट हेल्प नहीं बल्कि टेम्परेरी हेल्प जो की जाएगी उसे हम स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में पाड़, मचान, ढांचा कहते हैं। देखिए, जब छात्र नई अवधारणाएं सीखते हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करना, जैसे जैसे वे अधिक कुशल होते जाते हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात की गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन आगे जो हम ऑप्शन है उनको एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं इससे अप्रोप्रिएट ऑप्शन न हो। छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बार बार प्रश्नोत्तरी देना, बिल्कुल गलत बात। बच्चों को जो बार बार प्रश्न नहीं देने हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक कठोर पाठ्यक्रम बनाना जिसका सभी छात्रों को पालन करने को, बिल्कुल गलत बात। जो करिकुलम है उसको जो रिगिड नहीं बनाना बल्कि उसको जो है लचीला बनाना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाना है। छात्रों को विशेष रूप से स्वाध्ययन के माध्यम से सीखने के लिए जो है अनुमति देना, मतलब बच्चे खुद ही जो अपने यहाँ पे सीख जाएंगे, उनको हेल्प तो देनी पड़ेगी, टेम्परेरी हेल्प। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उन्हें टेम्परेरी हेल्प दी जाएगी, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कक्षा में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने का, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कक्षा में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? पहला बात, जो इंटरेक्टिव क्लासरूम है, इंटरेक्टिव जो व्हाइट बोर्ड है क्लासरूम में, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो पढ़ाई जाती है, तो उनका लाभ क्या है प्राथमिक, वो हमसे यहाँ पर पूछा है। देखिए, वे लागत प्रभावी है और न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, मतलब कि उनकी लागत जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरी बात, उनमें जो पढ़ाने की आवश्यकता है वो कम होती है। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं की है, क्योंकि जो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड जो क्लासरूम है उनमें जो है बच्चे को जो अच्छे से पढ़ाया जाए इसके लिए विकसित किया गया है। ठीक है, प्रशिक्षण की आवश्यकता कम होती ऐसा नहीं कहा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। वे गतिशील प्रस्तुतियों और इंटरेक्टिव शिक्षण गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चों को जो पढ़ाने के लिए जो शिक्षण गतिविधि है उसको जो है फ्लेक्सिबल बनाती है, शिक्षा को जो फ्लेक्सिबल बनाती है, और बच्चों को जो है एक जैसे कि 3D मॉडल की तरह जो बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है उसके माध्यम से जो बच्चों को प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि बच्चा जो है किसी भी चीज़ को देख कर के जल्दी सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पाठ्यपुस्तकों और अन्य संसाधनों की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि पाठ्यपुस्तक और संसाधन की तो फिर भी हमें आवश्यकता रहेगी। क्या भाषा एक संसाधन, उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें बोलना तो पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, दे ऑटोमेटिकली असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, वे स्वचालित रूप से छात्र के प्रदर्शन का आकलन करते हैं, बिल्कुल गलत है। छात्र का आकलन जो है ऑटोमेटिक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सहयोगी शिक्षण रणनीतियों, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इन द क्लासरूम, जो सहयोगी शिक्षा है उसका उपयोग करने का प्रमुख लाभ क्या है? मतलब कि बच्चा जो है एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं हुई उसको ग्रुप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आखिरकार ग्रुप में जो इस तरीके से पढ़ते हैं उसका क्या लाभ है? पहली बात कि यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत छात्र का प्रदर्शन अधिकतम हो,
बिल्कुल गलत बात। हर एक छात्र को जो है यहाँ पर लेबलिंग नहीं करना है। एक तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन करेंगे तो बच्चों को क्या होगा, लेबलिंग हो जाएगा उनका कि ये काम पढ़ाई में अच्छा है, ये पढ़ाई में कमज़ोर है। ऐसे लेबलिंग नहीं करना है, ठीक है। अगला है, यह छात्रों को शिक्षक के निगरानी के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देता है। शिक्षक के निगरानी के बिना तो स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देती, बल्कि टीचर की निगरानी में ही जो ग्रुप स्टडी करते हैं, पीयर असेसमेंट, पीयर स्टडी करते हैं, ठीक है, साथियों के साथ। तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह समूह कार्य के माध्यम से छात्रों के सामाजिक और संचार कौशल को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि जब बच्चे पीयर ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप्स में स्टडी करेंगे, पीयर स्टडीज करेंगे, तो बच्चों की क्या होगी, एक दूसरे से उनमें कोई कौशल एक बच्चे को नहीं आ रहा तो दूसरा बच्चे से सीखेगा, दूसरे को नहीं आ रहा तो तीसरे से सीखेगा। तो इस तरीके से उनमें एक सामाजिक और सामाजिक गतिविधि के शारीरिक सारे कौशल का उनमें विकास होगा, अर्थात उनका जो संपूर्ण विकास होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यह मूल्यांकन और ग्रेडिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है। मतलब मूल्यांकन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इससे, तो बिल्कुल गलत बात है। मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। ग्रेडिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है, ग्रेडिंग को भी समाप्त नहीं करता, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग करने के लिए का मुख्य उद्देश्य क्या है। जब हम असेसमेंट करते हैं बच्चों का तो उन्हें रूब्रिक्स जो होता है उसका उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, पहली बात, रूब्रिक्स जो होता है उसका उपयोग जो एक फीडबैक होता है, ग्रेडिंग और फीडबैक दी जाती है। पहली बात, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करना, बिल्कुल गलत। रूब्रिक्स के थ्रू जो है बच्चों के व्यवहार का मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। ग्रेडिंग और फीडबैक के लिए मानदंडों का एक स्पष्ट सेट प्रदान करना, बिल्कुल। जो रूब्रिक्स है बच्चों को जो है ग्रेडिंग के आधार पर फीडबैक देता है। पहले उन्हें ग्रेडिंग करता है कि बच्चा कमज़ोर है ज़्यादा ही, या फिर एवरेज है, या फिर इंटेलिजेंट है। तो उस आधार पर जो बच्चों को फीडबैक दिया जाता है उसका एक सेट प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक देना, बिल्कुल गलत बात है। रैंक नहीं देनी है बच्चों को कि ये बिल्कुल ही कमज़ोर है, ये अच्छा है, रैंक नहीं देनी है। ग्रेडिंग एक अलग बात होती है। ग्रेडिंग कैसे है, ग्रेडिंग आजकल जो है 8th क्लास में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ग्रेडिंग दी जाती है कि जो 33% मार्क लाएगा उसको थर्ड डिवीजन, मतलब कि उससे पास, जो 80% लाएगा 80, उससे ए बी, कुछ इस तरह से ABC ग्रेड में बांटा गया है, ठीक है। विस्तृत फीडबैक के बिना संख्यात्मक अंक देना, फीडबैक भी नहीं दे रहे हैं हम और फिर उसके बाद में उसको लेबलिंग, न्यूमेरिकल स्कोर दे रहे हैं अंकों में, जो उसको लेबलिंग कर रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन करता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कौन सा जो विकल्प वो दे रहा है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटेड जो निर्देश है वो नहीं है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो सभी बच्चों को एक तरह की शिक्षण पद्धति का, अब हम जो कमज़ोर बच्चा है, एवरेज बच्चा है और इंटेलिजेंट, सबके लिए एक शिक्षण पद्धति का तो प्रयोग नहीं करेंगे, सबके लिए अलग अलग शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न शिक्षण शैलियों और आवश्यकता को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों को समायोजित करना, बिल्कुल सही बात कही है। कमज़ोर बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण विधि कि उनको ज़्यादा डिटेल में समझाया जाए, एवरेज बच्चों के लिए थोड़ी दूसरी शिक्षण रणनीति हो सकती है, और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए हम जो है कम समझाएंगे तो भी वो समझ जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, ठीक है। संघर्षरत छात्रों के लिए अतिरिक्त होमवर्क देना, बिल्कुल गलत बात है। होमवर्क को तो जो बहुत कम देने की बात की गई। केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी गलत बात है। सभी बच्चों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण जो है वो वास्तविक दुनिया के
परिदृश्यों के माध्यम से छात्रों की समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उसको विकसित करने पर कौन सा जो केंद्रित है। पहला है कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए पहली बात, रचनावाद की बात जब यहाँ पर की जाती है तो बच्चा खुद से जो है किसी भी समस्या का समाधान खुद ढूंढता है, खुद उसमें पहलकदमी करता है और तब जाकर को उसको समस्या का समाधान मिलता है। तो समस्या समाधान कौशल को विकसित करने पर ध्यान देगा तो कंस्ट्रक्टिविज्म, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहेवियरिज्म थ्योरी बात करती है कि व्यवहारवाद, जैसे कि एक बच्चा जो कमरे में सोता है वो सुबह जल्दी नहीं जगता। अब उसकी मम्मी डेली जो आती है कमरे में, पहले लाइट जलाती है, स्विच ऑन करती है लाइट का, उसके बाद उससे कहती है बेटा उठ जाओ, तो वो उठ जाता है। ऐसा करते करते 10-20 दिन हो गए, ठीक है। तो एक दिन अगर उसके बाद में उसकी मम्मी आई, सीधा लाइट जलाई और बच्चा उठ गया बिना कही, क्योंकि अब उसको पता है लाइट जल गई, मम्मी जगाई। तो इस तरीके से व्यवहारवाद करना। तो यहाँ पे जो है कोई खोज नहीं हुई, बच्चे की पहलकदमी नहीं हुई, तो व्यवहारवाद, तो यहाँ पर समस्या समाधान कौशल विकसित नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। पारंपरिक निर्देश, बच्चों से कहा हमने कि ये किताब पढ़ो, हम टीचर ने बच्चे को किताब पढ़वा दी, अब कहा कि आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करके लाने और उनको याद करके लेना। तो इसमें बच्चे की पहलकदमी नहीं हुई इसमें भी, तो समस्या समाधान कौशल विकसित नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, बच्चे से कहा सीधा ही ये पाठ हो गया, तुम अभी के अभी क्वेश्चन आंसर सुधाओ मुझे, बच्चे को कोई अता पता नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी गलत है। तो समस्या समाधान जब कौशल की विकसित करने की बात आए या फिर शारीरिक विकास करने की बात आए, कोई सा भी विकास को कौशल या विकास हो या फिर कौशल हो, उसको विकसित करने की जब बात आती है तो कंस्ट्रक्टिविज्म अगर ऑप्शन में है तो सबसे पहले उसको सही कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शिक्षण रणनीति छात्र नेतृत्व वाली पूछताछ और अन्वेषण पर जोर देती है। मतलब कि बच्चे से जो स्टूडेंट लेड इंक्वायरी और एक्सप्लोरेशन की बात की गई है कि खोज पर और पूछताछ पर कौन सी गतिविधि भाग देती है, जोर देती है, ठीक है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो अन्वेषण में भाग नहीं करती, जोर नहीं देती, ठीक है। परियोजना आधारित शिक्षा, परियोजना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जब बात की जाती है तो पहले बच्चे को क्या कराएंगे हम, जो भी प्रोजेक्ट हो, जो भी चीज़ हो उसको हम 3D में दिखा देंगे, उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं बच्चे को, तो बच्चे को ज़्यादा अन्वेषण करेगा, अच्छी तरीके से उसको याद रहेगी। तो परियोजना प्रोजेक्ट बेस्ड जो एजुकेशन लर्निंग जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। व्याख्यान आधारित शिक्षा बिल्कुल गलत है। पैसिव लर्निंग, बच्चे को एक्टिव रखना है, पैसिव नहीं रखना, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में से कौन सा संबंधित नहीं है। नेगेटिव पूछा है हमसे, तो देखिए जब भी आपने पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पियाजे की थ्योरी जो है देख लेना, उसका पूरा सिद्धांत। तो देखिए आत्मसात करना, एसिमिलेशन जो है पियाजे की थ्योरी में है, एसिमिलेशन, ठीक है। अकोमोडेशन भी पियाजे की थ्योरी में है, इक्विलिब्रेशन भी पियाजे की थ्योरी में, लेकिन वेरिफिकेशन सत्यापन जो है पियाजे की थ्योरी में नहीं है। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनीता हमेशा परिणाम के बारे में सोचे बिना जो करना चाहती है वही करती है, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार प्रभुत्व डैश का है। मतलब जो सुनीता है रिजल्ट की चिंता नहीं करती कि रिजल्ट क्या होगा, वो अपना जो मन चाहे वो कर देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो सिगमंड फ्रायड ने 3 भाग बताए ऐसे, एक इदम बताया है आईडी, एक अहम बताया है और एक परायम बताया है, ठीक है। तो इदम का अर्थ होता है कि बच्चा या बच्ची जो भी व्यक्ति है वो अपने मनचाहे करता है, रिजल्ट के परिणाम की चिंता नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इदम। और यहाँ पे अहम की बात करता है, अहम जो है जो रिजल्ट की थोड़ी बहुत सोचता है,
कि इसके बाद ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और पराहम होता है कि जिसमें जो है रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन रिजल्ट से, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो साधु संन्यासी वाले गुण रखता है परायम में, ठीक है। तो यहाँ पर जब सुनीता परिणाम की चिंता नहीं करती तो इदम वाली स्टेज में, पहली स्टेज में, आईडी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व लक्षणों से बनता है? देखिए, व्यक्तित्व के कौन कौन से लक्षणों से बनता है, तो इसकी बात जो है सी जी जंग ने की थी, सी जी जंग साइंटिस्ट ने की थी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म की जब बात की जाती है तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। सभ्यता मतलब कि जो हमारी सभ्यता पहले से चली आ रही है, परंपरागत की किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, क्या हमारी संस्कृति है, त्यौहार किस तरीके से मनाया जाता है, तो यह हमारी सभ्यता और संस्कृति है, उसका जो अभिन्न अंग है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म को जो हमेशा एक रिसोर्स, संसाधन के रूप में लेना चाहिए, और हमेशा जो है क्लासरूम में जो है एक दूसरे बच्चे जो है उनकी भाषाओं का जो सम्मान करने चाहिए, और शिक्षक की भाषा और टीचर की भाषा, जो बच्चों की भाषा है उसको टीचर को भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का जो अभिन्न अंग है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वैलीनता के संदर्भ में सही है? स्वैलीनता, ऑटिज्म के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ऑटिज्म एक जो है विकार है, डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चा क्या करता है कि अपनी जो कोई चीज़ होती है, एक बार जैसे बोल दिए कोई वर्ड या कोई वाक्य, सेंटेंस बोल दिया, उसको बार बार रिपीटेट करता रहता है। जैसे उसके सामने किसी ने बोल दिया तू गधा है, तो वो मन ही मन में दोबारा बोलता रहेगा, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। इस तरीके से जो वह रिपीटेट करता है, ठीक है। स्वैलीनता जो होती है केवल वातावरणीय कारकों के कारण होती है, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि स्वैलीनता जो होती है एक जो तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, वातावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। स्वैलीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, बिल्कुल गलत। एक बार जिसमें ऑटिज्म है उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। स्वैलीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, ये भी गलत है। जरूरी नहीं है कि उसमें कौशल हो, हर जो स्वैलीनता वाले रोगी हैं उनमें जरूरी नहीं है, ठीक है। स्वैलीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार, बिल्कुल सही बात है, एक तंत्रिकीय जो है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी अधिगम के रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है। देखिए, एक्सपोजिटरी टीचिंग, व्याख्यात्मक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, कंडीशनड लर्निंग, अनुबंध अधिगम, रूट लर्निंग, रट कर सीखना। जब बच्चों में दूसरों द्वारा सीखना को शामिल करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ सीखते हैं, तो व्याख्यात्मक, व्याख्या तो नहीं करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। तो पारस्परिक शिक्षण, तो यहाँ पर हम एक दूसरे से सीखेंगे तो परस्पर हो जाएगा, संबंध बनेगा हमारा, तो पारस्परिक शिक्षण होगा। रेसिप्रोकल टीचिंग होगी, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रूट लर्निंग नहीं करनी, कंडीशन लर्निंग नहीं करनी। कंडीशन लर्निंग की एक ही थ्योरी है, पावलाव का अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीके से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, ठीक है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। देखिए, बच्चे जो होते हैं उन्हें प्रगतिशील एजुकेशन में जो है छोटे वयस्कों के रूप में देखा जाता है।
देखिए जो प्रगतिशील एजुकेशन होती है उसमें बच्चे को जो है एक्टिव इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में देखा जाता है। एक्टिव इन्वेस्टिगेटर्स कैसे, मतलब बच्चा जो है एक्टिव रहेगा तो सबसे ज़्यादा सीखेगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन तभी हो पाएगी उसकी। तो छोटे वयस्क के रूप में नहीं, खाली स्लेट नहीं होता बच्चा, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय अन्वेषकों के रूप में जो है बच्चे को देखा जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। जब हम सीख रहे हैं और शिक्षण सीखने रहे हैं तो सीखने के साथ साथ अधिगम पर बल कौन देगा? परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर? बिल्कुल गलत बात। बच्चे को कभी भी जो है रिजल्ट के जो मार्क्स हैं उन पर डिपेंडेंट केंद्र सेंट्रिज नहीं करना है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बच्चे के साथ में बिल्कुल जब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएंगे तो जो है बच्चे में जो शिक्षण से अधिगम वाला परिवर्तन नहीं हो सकता, बल्कि जो बाल केंद्रित अधिगम है वो एक अच्छा है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। अगर कोई अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर मिल जाएगा इससे। ठीक है, अभी तक तो यहाँ पर ये भी सही है। सीखने को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड के बजाय। जब हम सीखने को प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को, हमने पहले बच्चे को प्रोत्साहित किया, फिर जब हम प्रोत्साहित करेंगे तो बच्चा जब सीखेगा तो कौन सी विधि अपनाएंगे हम? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही तो अपनाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठता है सेकंड के बजाय भी। ठीक है, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाने पर गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? एनालिटिकल थिंकिंग को कौन सा बढ़ावा देता है? देखिए भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए पहले समझ लीजिए एनालिटिकल थिंकिंग होती क्या है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन, तो एनालिटिकल थिंकिंग वो होती है जिसका आंसर जो होता है विस्तार होता है, मतलब कि एक फिक्स्ड नहीं होता, उसका आंसर जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है और आउट ऑफ द बॉक्स होता है। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये इन द बॉक्स हो गया, मतलब कि जनसंख्या कितनी है भारत की? करीब जो 150 करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिक्स्ड क्वेश्चन हो गया, फिक्स्ड आंसर क्वेश्चन वाला हो गया कि 150 करोड़, जबकि इसमें जो है क्रिएटिविटी नहीं दिखाई गई। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनालिटिकल थिंकिंग आएगी कि जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ी। तो ठीक है, उसके कौन कौन से कारण हैं, तो अलग अलग कारण हो जाएंगे क्यों बढ़ी है। ठीक है, तो एक तो जो संतानों के उत्पन्न के ज़्यादा करना कि दो नहीं चाहिए, और उसके बाद में जो है ऑपरेशंस नहीं कराना इस वजह से भी। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके के जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, तो फिक्स्ड ऑप्शन हो गया। भारत में कितने राज्य? फिक्स्ड ऑप्शन हो, फिक्स्ड कुछ आंसर हो गया। तो ये यहाँ पर जो एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देते, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अभी बताया था मैंने आपको यहाँ पे, सीखने को प्रोत्साहित करके। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, ये हमारा एक कथन है। ठीक है, तो कथन यहाँ पर क्या है हमारा? बिल्कुल सही है, क्योंकि एशियाई जो संस्कृति होती है, एशियन कल्चर में जो है सामाजिक सद्भावना पर, मतलब कि सोशल हार्मोनी जो है इस पर जो बढ़ावा देते हैं, जोर देते हैं। और वहाँ पर जो एंग्रीपन जो है हमारा, जो क्रोध का जो भाव है उसको तो जो हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन जो हमारा बिल्कुल सही है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती, बिल्कुल गलत बात है। भावनाएं व्यक्तिपरक नहीं होती, बल्कि हम अपने चेहरे का एक्सप्रेशन देखने पर भी दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि इसके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, ये हंस रहा है या उदास है कैसा। मान लीजिए हमारा चेहरा है, हमने ऐसे मुंह मोला फुला के बैठ गए, तो सीधा अगला आदमी क्या सोचेगा कि इसको कोई ना कोई परेशानी है। और हम जब अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, हमारे चेहरे का भाव अच्छा है, मुस्कुराता हुआ है, तो सोचेंगे अगला व्यक्ति सोचेगा कि खुश है।
तो भावनाएं व्यक्तिपरक नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की भावनाएं जो है आदान प्रदान में भाग लेती हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। गलत बात, सीखने में भूमिका निभाती हैं भावनाएं। अब जैसे कि कवि जो है, कवि की लाइन, कविता की लाइन पढ़ते हैं, अगर उसमें लय नहीं बैठाएं, भावनाएं ऐड नहीं करें, तो कविता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। तो भावनाएं हमें यहाँ पर भूमिका होती है, ठीक है। भावनाएं के थ्रू हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कथन जो वो कारण जो है वो गलत है। तो कथन सही, कारण गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है मतलब कि बच्चा जो है अब वयस्क अवस्था में प्रवेश कर रहा है। तो वयस्क अवस्था में कौन सी स्टेज के बाद प्रवेश करेगा? किशोरावस्था के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किशोरावस्था जो इसका आंसर हो जाएगी, ठीक है, एडोलसेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, उसका सही ऑप्शन चुनना है। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है अभी तक तो, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है सभी तरीके के बच्चे आते हैं और हर बच्चे को अलग अलग निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक की योग्यता अलग अलग होती है, ठीक है। तो अभी तक तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। देखिए लेकिन आगे कुछ ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, कहीं इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट वाला ऑप्शन हो। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तो यहाँ पर जो है विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य तो नहीं रखती है समावेशी एजुकेशन, बल्कि उनको जो है एक लक्ष्य पर पहुँचाना चाहती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। बिल्कुल गलत बात। हर बच्चे की योग्यता अलग अलग है, तो हर एक के लिए सीखने का समय भी अलग अलग होगा, ठीक है। और उनकी समय दर और सीखने की दर भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। गलत बात यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार हर बच्चे को अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 जो है उसके 30 क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अब मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके आउट ऑफ 30 में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।